हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंडक्शन मेथड यानी चालन प्रक्रिया से किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये देखा था। इसके साथ साथ हमने जो है कन्वेक्शन यानी संवहन का कॉन्सेप्ट भी समझा था। ठीक है, जिसको हमने जो है जो आपका वाटर होता है यानी जो आपका जल होता है, जल में संवहन के माध्यम से किस प्रकार से जो हीट है यानी ऊष्मा है वो स्थानांतरित होती है, ये हमने जाना था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे, साथ ही साथ हम रेडिएशन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलेंगे अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है कंडक्शन मेथड से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है ये जाना था। इसके बाद हमने ये देखा था कि कौन सी वस्तुएं जो है कंडक्टर होती है यानी चालक होती है, और कौन सी वस्तुएं जो है ऊष्मारोधी यानी इंसुलेटर होती है। ठीक है, हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे। इसके बाद हमने कन्वेक्शन मेथड पढ़ा था यानी संवहन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में किस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये हमने जाना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका कन्वेक्शन है यानी संवहन की प्रक्रिया से किस प्रकार से एयर में यानी वायु में हीट का ट्रांसफर होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक जो है एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आपको क्या करना है, एक कैंडल लेनी। ठीक है, आप एक मोमबत्ती लेंगे, उसको जलाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब थोड़ी देर तक आपकी जो मोमबत्ती है वो जलती रहेगी। थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को मोमबत्ती के किनारे यानी जो मोमबत्ती की लौ है उसके साइड में रखना है, दूसरे हाथ को मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखना है। ठीक है, क्या करना है, एक हथेली को आपको मोमबत्ती की जो लौ है उसके साइड में रखना है, दूसरे को लौ के ऊपर हथेली को इस तरीके से रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से आपको अपनी हथेलियों को रखना है। आप थोड़ी देर तक अपने हथेलियां इसी तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे आप जो है ऊष्मा को महसूस करें, यानी आपको कहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है और कहाँ पे गर्म महसूस नहीं हो रहा। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि वो हथेली जो लौ के ऊपर है वहां पर आपको जो हवा है वो गर्म महसूस हो, वहीं जो हथेली आपकी लौ के किनारे है या लौ के साइड में है वहां पर आपको हीट जो है वो कम महसूस होती है। ऊपर आपको एयर जो है, हवा जो है वो गर्म ज्यादा महसूस होती है, किसके कंपैरिजन में, जो साइड में हवा है या जो साइड में आपने अपनी हथेली रखी। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जब क्या होता है, जैसे आपकी ये लौ है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये हीट दे रही है, ऊष्मा को उत्पन्न कर रही है, ऊष्मा को क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। अब इससे क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण क्या हो रहा है, जो ये लौ है, जो ये लौ है इसके जो पास में हीट है, जो इसके पास में क्या है, एयर है, जिसके पास में यहाँ पे एयर है यानी वायु है वो गर्म हो, गर्म होने के कारण वो क्या हो रही है, हल्की हो रही है। हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर इस तरीके से उठ गई। ठीक है, क्या हुआ, जो लौ है, लौ के आसपास जो हवा है वो गर्म हो गई, गर्म होने के कारण वो हल्की हो गई, हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर उठ गई। और जो बाकी ऊपर की जो हवा थी जो कि लौ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थी यानी डायरेक्ट संपर्क में नहीं थी, उसने क्या किया, वो इस तरीके से मूव करा। ठीक है,
ठीक है, जो कि यहाँ पे साइड में है, ऊपर है, वो क्या हुआ, वो अपनी जगह से मूव करा उसने। अब यहाँ की हवा तो ऊपर उड़ गई, ठीक है, ऊपर चली गई, तो ये जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे इनकी जगह ले लेगी, यहाँ पे वो गर्म होंगी, फिर वो भी ऊपर की ओर उठेंगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो है हीट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने क्या कहा कि वह हथेली जो लौ के ऊपर होगी वहां पे आपको गर्म ज्यादा महसूस होगा, इसके कंपैरिजन में जो आपने हथेली साइड में रखी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, जैसे कि हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या होता है आसपास की जो भी जैसे एयर है या आपका जो वाटर है यानी वायु है या जल है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, यहाँ पे जो आसपास हवा है वो गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई। अब वो गर्म हवा ऊपर उठी है, तो वही गर्म हवा आपकी हथेली पे लग रही है, ठीक है, वही गर्म हवा आपकी इस हथेली पे लग रही है, जिस कारण आपको यहाँ पे गर्म महसूस हो रहा है। वहीं जो हथेली आपने यहाँ पे साइड में रखी है वो आपको गर्म महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो हवा या जो वायु लौ से दूर थी, ठीक है, जो वायु लौ से दूर थी वो कैसे थी, ठंडी थी, वो यहाँ से यानी जो साइड का एरिया है, ठीक है, साइड का जो एरिया है वहां से वो आ रही है और फिर वो लौ के पास पहुंच रही है। तो इस कारण जो साइड में आपने हथेली रखी है वहां पे आपको ज्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा। वहीं जो हथेली आपने लौ के ऊपर रखी है तो वहां पे आपको ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है। तो ये भी किसके कारण होता है, ये भी कन्वेक्शन के कारण होता है, यानी संवहन के कारण। Notice that towards the top the air gets heated by convection. ध्यान दीजिए ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, यानी यहाँ पे जो वायु ऊपर की ओर गर्म हो रही है वो किस प्रक्रिया से हो रही है, संवहन की प्रक्रिया यानी कन्वेक्शन का मेथड है, ठीक है। Therefore the hand above the flame feels hot, ठीक है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। On the side, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। यानी यहाँ पे यही कहा गया है कि संवहन के कारण जो लौ के ऊपर की वायु है वो क्या हो गई है, गर्म हो गई, लेकिन जो साइड में हवा है वहां पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, जो आपकी ठंडी हवा है वो लौ के पास जा रही है उधर ही से, तो जिस कारण वहां पे वायु आपको ज्यादा गर्म महसूस नहीं होती, ठीक है। तो हमें जब भी हम कैंडल के ऊपर या मोमबत्ती की लौ के ऊपर जब हाथ रखते हैं तो वो हमें गर्म इसीलिए महसूस होता है, किस कारण, संवहन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो आपकी संवहन की प्रक्रिया है आप देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे वाटर में यानी जो आपका लिक्विड है, ठीक है, जो तरल है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको गैस में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना की, कुछ ऐसी प्राकृतिक परिघटना की जो कि कन्वेक्शन के मेथड के ऊपर बेस है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, समुद्री समीर और स्थल समीर। अब जब भी हम बात करते हैं सी ब्रीज की, तो सी ब्रीज जो है ये आपको दिन के समय जो है देखने को मिलता है, या दिन के समय आप इसे महसूस कर सकते। बेसिकली क्या होता है, दिन के टाइम पे क्या होता है कि जो आपका लैंड होता है, जो आपका स्थल होता है, ठीक है, जो आपका स्थल होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा गर्म होता है किसके कंपैरिजन में, आपके सी के कंपैरिजन में, यानी समुद्र के कंपैरिजन। बेसिकली जो आपका
जो आपका लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के कंपैरिजन में, जिस कारण आपके जो लैंड है या जो स्थल है उसके ऊपर जो वायु होती है वो गर्म होती है। अब उसके ऊपर जो वायु है वो गर्म है यानी आपने ये अभी समझ लिया है कि जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, जिस कारण ये जो गर्म वायु होती है ये ऊपर की ओर उठ जाती है। अब अगर हम सी की बात करें, समुद्र की या सागर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सागर होता है इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो जो समुद्र का पानी होता है वो ठंडा होता है, जिस कारण उसके ऊपर की जो हवा होती है वो भी ठंडी होती है। बेसिकली यहाँ पे जब अगर हम कंपैरिजन करें तो जो लैंड है, जो स्थल है, वो जल्दी गर्म हो जाता है सी के कंपैरिजन। तो इसलिए जो स्थल है उसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म है, वहीं जो सी है यानी समुद्र या सागर है उसके ऊपर की जो हवा है वो कैसी है, ठंडी है। अब लैंड के ऊपर की यानी स्थल के ऊपर की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, वहीं जो सी के ऊपर की जो ये ठंडी हवा है वो क्या करेगी, वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए लैंड की तरफ जाएगी या भागेगी। अब क्या होगा, फिर ये जो ठंडी हवा है ये स्थल के ऊपर आएगी। अब स्थल या लैंड जो है वो गर्म है, वो इस ठंडी हवा को गर्म कर देगा। फिर गर्म होने के कारण ये जो ठंडी हवा समुद्र या सागर से इस स्थल पे आई है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण वो ऊपर उठेगी। फिर क्या होगा, फिर जो यहाँ पर यानी जो समुद्र के ऊपर ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने जाएगी। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं वो सी से यानी समुद्र से लैंड की तरफ जाए। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं यानी समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो फिनोमेना है ये आपको कोस्टल रीजन जो होते हैं वहां पे आपको दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे आपको लैंड और सी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से दिखता है। और आपने ये महसूस किया होगा कि जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे ठंडी हवाएं चलती, तो वो ठंडी हवाएं इसी के कारण चलती है, यानी जो सी ब्रीज है यानी समुद्री समीर है इसी के कारण चलती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी दिन के समय स्थल, धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। यानी कि जब धूप पड़ती है हीट तो दोनों पे बराबर पड़ रही है, चाहे आपका समुद्र है चाहे आपका लैंड है, लेकिन जो लैंड है, जो स्थल है, वो क्या करता है, वो समुद्र के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। The air above the land becomes hotter and rises up. अब इस कारण क्या होता है, जो स्थल है उसके ऊपर जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है। और क्यों उठती है, क्योंकि वो गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. अब क्या होता है, अब जैसे कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो स्थल है वो समुद्र के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, वहीं उसके कंपैरिजन में जो समुद्र है, समुद्र लेट में गर्म होता है, तो उसके ऊपर जो हवा होगी, जो वायु होगी, वो कैसी होगी, वो ठंडी होगी। अब ये जो ठंडी हवा है वो क्या करती है, जैसे ही जो आपकी स्थल है, स्थल की जो ऊपर की हवा है वो गर्म है, वो ऊपर उठ जाती है, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं जो समुद्र के ऊपर हैं वो क्या करती हैं, वो जो है आपके जो लैंड है, स्थल है, स्थल की तरफ भागती है। ठीक है, स्थल की तरफ भागती है उन हवा की या उन वायु की जगह लेने के लिए जो कि गर्म होकर ऊपर उठ रही है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो ठंडी हवा थी वो भागी और किधर गई, वो जो है
वो गई और कहाँ किसकी जगह ले ली, गर्म हवा की। अब जो गर्म हवा है ये ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, ये हल्की हुई और चक्र को पूरा करने के लिए यानी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये जो हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं जो है सी की तरफ गई यानी समुद्र की तरफ गई। अब जब ये सी की तरफ यानी समुद्र की तरफ गई तो ये गर्म हवा क्या हो गई, समुद्र के कारण ठंडी हो गई, क्योंकि समुद्र कैसा है, ठंडा है। ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में, स्थल के कंपैरिजन में क्या है, समुद्र ठंडा है। तो इसलिए क्या हुआ, ये गई समुद्र के ऊपर पहुंची और समुद्र के कारण ये हवा फिर ठंडी हो गई। फिर ये ठंडी हवा फिर जो है स्थल की तरफ गई, ठीक है, गर्म हवा की जगह। और इस तरीके से ये चक्र या ये साइकिल जो है चलती है। ठीक है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहा जाता है। तो ये जो हवा है, ठीक है, जो ये हवा है, ये एयर है जो कि कहाँ से आ रही है, यहाँ पे समुद्र से आ रही है, सी से आ रही है, तो इसे हम सी ब्रीज यानी समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र समीर क्या है, समुद्र समीर समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं। ठीक है, और ये जो परिघटना हमें नेचर में दिखाई देती है, ये जो परिघटना है ये आपके कन्वेक्शन के मेथड यानी संवहन के जो प्रक्रिया है उसी के ऊपर ये कार्य करती है। अब हम बात करते हैं लैंड ब्रिज की। अब हम लैंड ब्रिज की बात करें तो बेसिकली जो लैंड ब्रिज है यानी जो आपका स्थल समीर है, ठीक है, या थल समीर है, ये जो थल समीर है ये जो है आपको जो है ये परिघटना रात के समय होते हुए महसूस होती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, जो स्थल है वो या थल है वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में, सी यानी समुद्र के कंपैरिजन में। अब रात के समय क्या होता है, रात के समय आप जानते हैं टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है, ठंडक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ठंडा होने लग जाता है तो जो लैंड है, जो थल है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है सी के कंपैरिजन। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा कि जो है लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसी तरीके से जो लैंड है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वहीं जो समुद्र है या जो सागर है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो लैंड है रात के समय वो क्या हो गया है, वो जल्दी ठंडा हो गया। वो ठंडा हो गया तो यानी उसके ऊपर जो वायु है, जो एयर है, वो कैसी है, ठंडी है। वहीं अगर हम सी की बात करें तो सी यानी समुद्र देर में ठंडा होता है, तो उसके ऊपर जो वायु है वो कैसी है, वो गर्म है। अब क्या होता है, जो समुद्र के ऊपर वायु होती है या हवा होती है वो कैसी है, गर्म है। गर्म होने के कारण वो कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है, हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर उठ जाती। ठीक है, क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर उठती है। और फिर क्या होता है कि जो थल है, थल के ऊपर जो ठंडी हवा है या ठंडी वायु है वो क्या करती है, इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए बह जाती है या उधर की तरफ या उसकी जगह लेने चली जाती है। अब क्या होता है, ये जो ठंडी हवा है ये फिर समुद्र के ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आके समुद्र के कारण ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण ये फिर उठेगी। ठीक है, फिर ये उठेगी, क्यों उठेगी, क्योंकि ये हवा जो है वो हल्की हो चुकी। ठीक है, ये फिर ऊपर उठेगी। तो इस तरीके से जो ठंडी हवाएं हैं लैंड की तरफ से यानी जो आपका स्थल है या थल है, थल की तरफ से समुद्र की ओर जाए। अब ये जो गर्म हवा है जो ऊपर उठेंगी वो क्या होगा, वो चक्र को पूरा करने के लिए वो फिर जो है लैंड की तरफ जाएंगी। ठीक है, वो क्या करेंगी, स्थल की तरफ जाएंगी। अब वो जब स्थल की तरफ या धरती की तरफ जाएंगी तो वहां जाके क्या होगा, वो धरती के ऊपर आ जाएगी। अब वहां पे ठंडा है तो वो फिर ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होके फिर वो फिर से जो है गर्म हवा की जगह लेने के लिए बहेंगी
इधर की तरफ, समुद्र की तरफ। तो इस तरीके से ये पूरा चक्र चलता रहेगा। और यहाँ पे इस केस में जो हवा है वो लैंड से यानी थल से समुद्र की ओर बहेगी, इसीलिए इसे थल समीर कहा जाता है। ठीक है। और जैसे हमने अभी देखा समुद्री समीर में जो वायु है, ठंडी हवाएं हैं, वो कहाँ से आती है? समुद्र से थल की ओर। यहाँ पर थल से समुद्र की। ठीक है। और ये प्रक्रिया आपकी रात के समय होती है, यानी लैंड ब्रिज थल समीर जो है आपका रात के समय होता है, और सी ब्रीज जो समुद्र समीर है वो आपका दिन के समय होता है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, यानी रात के समय क्या होता है? बिल्कुल उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। अब रात के समय क्या होता है कि जो पानी है, ठीक है, जो पानी है वो बहुत देर में ठंडा होता है, क्योंकि वो देर में गर्म हो रहा है। उसकी प्रकृति ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसी है। इसी कारण क्या होता है? वो ठंडा भी देर में होता है। ठीक है। किसके कंपैरिजन में? लैंड यानी थल के कंपैरिजन में या स्थल के कंपैरिजन। सो द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसलिए क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसको जो है थल समीर कहा जाता है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाती है। आई होप आपको जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझ में आया होगा। थल समीर और समुद्री समीर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। ठीक है। अब यहाँ पे हमने किस किस की बात करी अभी तक हमने कंडक्शन की बात करी यानी चालन। दूसरा हमने कन्वेक्शन यानी संवहन की बात करी। ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने जो है समझे। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की होगी, जैसे कि जब हम कन्वेक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो कन्वेक्शन के बारे में हमने जो है ये पढ़ा कि कन्वेक्शन आपको वाटर में दिखाई देता है, यानी जो वाटर है या पानी है वो गर्म होता है कन्वेक्शन के मेथड से। इसी तरीके से हमने एयर में भी देखा कि जो हवा होती है, एयर होती है, यहाँ पे भी जो हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है? हवा के माध्यम से, यानी हवा में हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हवा है कन्वेक्शन में, और क्या है आपका? जल है यानी पानी। और हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो चालन प्रक्रिया होती है वो सॉलिड में होती है, ठोसों में होती है। कि वहीं आपको ये ज्यादा आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, जो आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ हीट में आपका जो माध्यम है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने दो ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े ट्रांसफर ऑफ हीट के। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता हो रही। ठीक है। अब अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन भी एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हीट का ट्रांसफर होता है, पर यहाँ पे किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें सूर्य की, ठीक है, सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है। अब पृथ्वी तक उसकी जो है लाइट भी पहुंचती है, हीट भी पहुंचती है। बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। आप जानते हैं स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है। आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ही आपका वायुमंडल है। ठीक है। अब ये जो हीट है जो सन से यानी सूर्य से पृथ्वी की ओर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम तो है नहीं, तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है सन से
ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की ओर, वो किसके माध्यम से होता है? रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन के माध्यम से ही जो है सूर्य से पृथ्वी में क्या हो रही है? हीट आ रही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन यानी विकिरण क्या होता है। द प्रोसेस of the transfer of heat from one place to another without heating the intervening medium is called radiation. यानी बिना माध्यम के गर्म, तो जो आपकी विकिरण है यानी जो रेडिएशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, और इस प्रक्रिया में जो बीच का जो मीडियम है, जो भी माध्यम है, ठीक है, उसको गर्म किए बगैर, ठीक है, उसको गर्म किए बगैर जो हीट है, ऊष्मा है, उसका स्थानांतरण किया जाता है, यानी हीट को ट्रांसफर किया जाता है। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है, वो जिस पराक्रम या जिस प्रक्रिया से हम तक पहुंचती है उसे हम विकिरण कहते हैं। तो बेसिकली रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन जो माध्यम है उसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो मीडियम के थ्रू नहीं हो रहा, ठीक है, मीडियम के माध्यम से नहीं हो रहा है, उसको गर्म करके नहीं हो रहा। The transfer of heat by radiation does not require any medium. अब जैसे हमने बात करी कि जो विकिरण है, विकिरण जो प्रक्रिया है, इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें किसी भी प्रकार के माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। It can take place whether a medium is present or not. यानी ये आपका जो ये विकिरण प्रक्रिया है, ये आपका तब भी हो सकता है जब आपका मीडियम है, जब मीडियम ना हो तब भी ये हो सकता है। यानी विकिरण जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफर जो होता है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो बगैर माध्यम के होता है, और विकिरण में चाहे आपका माध्यम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट का ट्रांसफर होता ही है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि माध्यम है या नहीं है, विकिरण के माध्यम से तभी भी ऊष्मा का स्थानांतरण यानी हीट का ट्रांसफर हो सकता। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रेडिएशन के। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि जो सूर्य है, सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है और बीच में किसी भी प्रकार का आपका मीडियम नहीं, माध्यम नहीं। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है सूर्य से पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी तक जो पहुंचती है हीट, वो रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। हमें जो ऊष्मा सूर्य से मिलती है वो भी विकिरण के माध्यम से ही है। इसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, एक जगह जो है आग जला दी और आप साइड में बैठे, अपने हाथ क्या कर रहे हैं, ताप रहे हैं, आप अपने हाथों को गर्म महसूस कर, बेसिकली आप हाथों को ऊपर तो नहीं रख रहे, लौके साइड में ही रख रहे हैं और हीट आप तक पहुंच रही है, ऊष्मा आप तक पहुंच रही है। तो बेसिकली ये भी किसके कारण होता है, ये भी रेडिएशन के कारण ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपके जो तीन प्रक्रिया है ऊष्मा के स्थानांतरण की, वो यहाँ पे तीनों एक साथ दे रखी हैं। पहला है आपका कंडक्शन। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक लोहे की छड़ी ली गई, उसके एक छोर को जो है आग के पास रखा गया, उसका एक छोर गर्म हुआ, धीरे धीरे करके वो जो ऊष्मा है उस छोर से आगे पहुंची और आपके हाथों तक यानी जहां दूसरे छोर तक पहुंचे जहां पे आपने इस छड़ी को पकड़ा। तो बेसिकली हीट का ट्रांसफर रॉड के माध्यम से हुआ। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है हीट के ट्रांसफर की, ऊष्मा के स्थानांतरण की, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन
यानी चालन। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है आग आपने लगाई है, आग जलाई है, आपने क्या किया, आग के ऊपर अपने हाथ रखे और आपने क्या महसूस किया, आपको बहुत ज्यादा गर्म लगा। तो बेसिकली आपने लौ के ऊपर हाथ रखे और आपको हाथ बहुत ज्यादा गर्म लग रहे हैं, तो ये किस प्रक्रिया के कारण आपको यहाँ पे हाथ गर्म लग रहे हैं, जो है ये आपका है कन्वेक्शन के माध्यम से, यानी संवहन। ठीक है, संवहन के माध्यम से। तो यहाँ पे कन्वेक्शन के माध्यम से ही जो लौ है, लौ के ऊपर जब हम हाथ रखते हैं तो हमें हाथ बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है। अब ये जो आपने आग लगाई है, या जो ये लौ है, ये जो ज्वाला है, इसके साइड में आप अपने हाथों को रखते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है, कि कुछ दूरी पे रखते हैं आपको गर्म महसूस होता है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, रेडिएशन के कारण। ठीक है, रेडिएशन यानी विकिरण। तो आप यहाँ पे तीनों प्रक्रिया देख सकते हैं कि तीनों की तीनों प्रक्रिया एक साथ आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें हीट की, ठीक है, हीट जो है, जैसे कि हमने अभी तक बात करी, हमने अलग अलग, हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिनसे हमें हीट यानी ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे आपका सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य है, सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, आग यानी जो फायर होती है, ठीक है, उससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो हमें हीट जो है देते हैं। अब सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी आपके गर्म पिंड होते हैं, वो ऊष्मा को, जो विकिरण होता है यानी रेडिएशन होता है, रेडिएशन के माध्यम से क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। लेकिन सारी की सारी जो ऊष्मा है या हीट है वो रेडिएट नहीं होती। कुछ जो हीट का कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है यानी अवशोषित हो जाता है, और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हीट है, सारी की सारी जितनी भी बॉडीज हैं, सबके सब जो है हीट को जो है रेडिएट नहीं करती है। कुछ रेडिएट, कुछ पार्ट रेडिएट होता है, कुछ आपका रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित हो जाता है, और कुछ क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है यानी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी की सारी जो बॉडीज है वो हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है। ठीक है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट। अब ये जो हीट है जो कि क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ये ऑब्जेक्ट पे पड़ी, किसी वस्तु पे पड़ी, तो कुछ पार्ट क्या होता है इसका, वो वस्तु एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिस कारण वो गर्म हो जाती है। कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ वो क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। यानी जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराता है तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ परागत हो सकता है। The temperature of the body increases due to absorb part of the heat. अब अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने कहा आपको कि जो वस्तु है, वस्तु क्या करता है, कुछ भाग को यानी हीट का जो भाग, कुछ भाग है उसे अवशोषित कर लेता है, कुछ को परावर्तित कर लेता है, कुछ को क्या करता है, वो परागत यानी ट्रांसमिट कर लेता है। अब आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब उस पर हीट पड़ती है या उस पे जो है हीट आती है तो वो क्या करता है, उसको हमने बात करी कि वो एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। इस यहाँ पे क्या होता है, जब उस पे हीट पड़ती है तो कुछ चीज वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद आप देखते हो वो गर्म हो जाता है। तो वो मेनली जो है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के कारण हो, वो वस्तु क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस एब्जॉर्प्शन के कारण ही क्या होता है, जो वस्तु होती है वो गर्म हो जाती है।
जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके गर्म पिंड होते हैं या जो आपके हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, हीट को रेडिएट करती हैं। और जब ये हीट किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो उसे एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। अब इसी क्वालिटी के बेस में या ये जो नेचर है वस्तु का, इसके ऊपर ही हमारे जो है कपड़े, हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते। तो बच्चों आज हमने कन्वेक्शन मेथड को डिस्कस किया, संवहन क्या होता है। हमने ये भी जाना कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज यानी समुद्र समीर और स्थल समीर क्या होते हैं, किस प्रकार से किस समय ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमने रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को जाना, रेडिएशन क्या होता है और किस तरीके से रेडिएशन के माध्यम से जो है हीट का ट्रांसफर होता है। अब जो आपके हॉट बॉडीज होती हैं यानी जो आपके गर्म पिंड है वो क्या करते हैं, वो हीट को रेडिएट करते हैं। ये जो हीट है या ऊष्मा है ये वस्तुओं पे पड़ती है, जिस कारण जो है कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब होता है, यानी वस्तु इसका जो पार्ट कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ ट्रांसमिट करती है और कुछ क्या कर देती है, परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, हीट का जो एब्जॉर्प्शन है, इसके बेस में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जो है अलग अलग सीजन में पहनते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी ऊष्मा के अवशोषण के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।